हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉप करो पर। और आज आपके लिए लेकर आए क्लास 10th बायोलॉजी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार टॉपिक। यानी जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, आपका टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज टॉपिक्स को निकाल रहे हैं और उस पर प्रॉपर आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से आज आपके लिए हम क्लास 10th बायोलॉजी का लेकर आए हैं आनुवांशिकी। यानी आज के छोटे से वीडियो में हम आपका जेनेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, मेंडल के नियम को एकदम आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। तो जल्दी से आज का ये वीडियो अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू, जानू, सोना सबके साथ कर दीजिए शेयर और उनको सभी को बुला लीजिए हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार हमको लाइव चैट में बताइए, आर यू रेडी गाइस? क्या सभी लोग तैयार हैं आज के क्लास के लिए? तैयार है? तो शुरू करें आज का क्लास। आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी है क्या? पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए टॉपिक को सुनते ही कि आखिर ये आनुवांशिकी है क्या? तो आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कौन से लक्षण माता पिता से संतान में गया। यानी आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें माता पिता से संतान में आने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता से संतान में, माता पिता से संतान में जाने वाले, संतान में जाने वाले लक्षणों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता से संतान में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, क्लियर? आनुवांशिकी क्या है? तो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें माता पिता से संतान में जाने वाले लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो लक्षण माता पिता से संतान में जाते हैं उस लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आनुवांशिक लक्षण। लिखेंगे अगला डेफिनेशन आनुवांशिक लक्षण का। आनुवांशिक लक्षण, इसमें डेफिनेशन बनेगा, माता पिता से संतान में, माता पिता से संतान में जाने वाले, माता पिता से संतान में जाने वाले लक्षणों का, लक्षण को, माता पिता से संतान में जाने वाले लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगला, अब देखो आनुवांशिक लक्षण भी हमको समझ में आ गया। अब है आनुवांशिकता का डेफिनेशन। तीसरा हमारा क्या है?
तीसरा डेफिनेशन निकलेगा आनुवांशिकता, यानी माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। ठीक है, माता पिता से लक्षण का संतान में जाना क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता, या इसको वंशागति के नाम से जानते हैं। लिखेंगे माता पिता से लक्षणों का, माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना, माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना, संतान में जाना आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, वांशिकता या वंशागति कहलाता है, या वंशागति, वंशागति कहलाता है। ठीक है, माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना, संतान में जाना आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। माता पिता से संतान में लक्षण का जाना क्या कहलाएगा? इसे हम आनुवांशिकता या वंशागति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या बताया? देखो, ये माता पिता है। ठीक है, माता पिता का लक्षण क्या होता है? संतान में जाता है। जैसे माँ बाप की जो लक्षण होंगे, गुण होंगे, वो आपको किस में जाता हुआ दिखाई देगा? संतान में जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो लक्षण माँ से संतान में आता है, उस लक्षण को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। वो लक्षण क्या कहलाएगा? आनुवांशिक लक्षण कहलाएगा। और आनुवांशिक लक्षण का आना, ठीक है, माता पिता से आनुवांशिक लक्षण का आना आनुवांशिकता कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। और इस पूरे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। इस पूरे को अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी, यानी जेनेटिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बुक वाली लैंग्वेज देखते हैं कि बुक में आनुवांशिकी के बारे में क्या दिया गया है। तो आपकी किताब में भी लिखा है आनुवांशिकी जीनों का विज्ञान है, तथा यह बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। यानी आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बताया जाता है कि माता पिता के लक्षण संतान में कैसे जाते हैं। आनुवांशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाले आनुवांशिकता तथा अन्य जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। हम आनुवांशिकी यानी विज्ञान की शाखा में हम क्या करते हैं? जीवों में जो होने वाले आनुवांशिकता है, परिवर्तन है, विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर? सरल शब्दों में एक बार फिर से हम आपको वही चीज समझाएंगे जो समझाना चाहते हैं कि आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं। दूसरा चीज आपको जो याद रखना है वो क्या है कि आनुवांशिकी में हम लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों के बारे में और दो जीवों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर कोशिका के मध्य भाग को देखा जाए तो उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र को जब हम लोग खोलते हैं तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और ये जीन ही क्या करता है? हर लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, इसके लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे? वो आपको गुणसूत्र पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीजें क्लियर की कि एक मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना जिसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए
और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर आपका जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या मिलेगा? आपको जीन देखने को मिलेगा। यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका आनुवांशिकता के बारे में कुछ चीजें याद रखिए, जिसे आनुवांशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। याद रखना, जेनेटिक्स शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वॉटसन है। जेनेटिक्स से संबंधित सबसे पहला अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया। इनके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है, जो क्रमशः माता पिता से आते हैं। इसीलिए इनको, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया? हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का पिता कहा गया। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन को कहा गया। यानी हमने यहां पर आपको क्या समझाया? कुछ चीजें बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, आनुवांशिकी शब्द देने वाले, यानी सबसे पहले आनुवांशिकी इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो उनका नाम था वॉटसन। सॉरी, वॉटसन कह रहे, एक सेकेंड, ठीक है, वॉटसन, ठीक है, वॉटसन करेक्ट है, वॉटसन ने किया था। ठीक है, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वॉटसन ने किया। अब देखो, आनुवांशिकता का नियम, सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताने वाले कौन थे? ठीक है, सबसे पहले आनुवांशिकता की माता पिता से लक्षण संतान में आते हैं, ये बात किसने बताया था? तो ये बताया था मेंडल साहब ने। इसी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। हमने क्या बताया कि आनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले वॉटसन ने प्रयोग किया था, आनुवांशिकी का नियम मेंडल ने दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन वहीं पर इनके बाद आनुवांशिकता के बारे में जिसने सबसे ज्यादा अध्ययन करके बताया, उनका नाम था टीएच मॉर्गन। इसीलिए टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, मेंडल के बाद जिसने आधुनिक आनुवांशिकी की खोज की, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं? टीएच मॉर्गन को, टीएच मॉर्गन। ठीक है, आधुनिक वंशागति का जनक, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता हम टीएच मॉर्गन को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब देखो, मेंडल साहब ने सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि माता पिता से जो लक्षण है वो संतान में आता है, यानी जो जैसा माता पिता होंगे उनके लक्षण किसमें आएंगे? संतान में आएंगे। और उनको लाने वाले को उन्होंने कारक नाम दिया। अब देखो ध्यान से, मेंडल ने लक्षण को लाने वाले को, मेंडल ने लक्षणों को माता पिता से संतान में लाने वाले को क्या कहा? कारक कहा। आगे चलकर हमारे कौन? जॉनसन नामक वैज्ञानिक आए। कौन आया? जॉनसन नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने कहा ये कारक नहीं, ये जीन है। ठीक है, इन्होंने कारक का नाम बदलकर क्या कर दिया? कारक को जीन में बदल दिया। याद रखिएगा, मेंडल ने कहा था कि माता पिता से संतान में लक्षण को लाने वाला कारक है, लेकिन जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने कहा ना, ये कारक नहीं, ये जीन है। उन्होंने कारक को बदलकर जीन कर दिया। क्लियर? तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। आगे मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि डीएनए पर पाए जाने वाला जो कारक है वो जीन होता है, जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था 1909 में, इसीलिए इन्होंने जीन की खोज की। ठीक है, वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया। डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक
ट्रैक्ट्स, यानी डीएनए के अंदर ही माता पिता के लक्षण जीन के रूप में विद्यमान होते हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ चीजें हैं जो बहुत बेसिक चीज है। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, कोशिका के सेंटर में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। और जीन ही क्या करता है? लक्षणों का निर्धारण करता है। जीन का काम होता है लक्षण का निर्धारण करना, लक्षणों को क्या करना? निर्धारित करना। क्लियर है यहाँ तक? यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा होता है। यानी अगर एक मनुष्य लैंगिक जनन करता है, किसी भी जीव में लैंगिक जनन होता है, नर और मादा आपस में मिलकर एक संतान का निर्माण करते हैं, तो याद रखना वो युग्मक का निर्माण करेंगे और उनके युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो हमेशा क्या होती है? आधी होती है। यानी एक मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनको हम दो भागों में बांट देते हैं। 44 क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम या हिंदी में समजात गुणसूत्र कहते हैं। वहीं पर जो हमारा 2 गुणसूत्र बच जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक मनुष्य चाहे नर हो या मादा, उसके शरीर में कुल 46 गुणसूत्र पाया जाता है। उस 46 में 44 समजात गुणसूत्र होता है, जो एक मनुष्य के शरीर का निर्धारण करता है। हर व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। गाय में अलग होता है, कुत्ते में अलग होता है, बिल्ली में अलग होता है। हर एक जंतु का अपना अलग गुणसूत्र है, इसीलिए हर जंतु एक दूसरे से भिन्न है। कुत्ता मनुष्यों की तरह नहीं हो सकता, मनुष्य शेर की तरह नहीं हो सकता, शेर हाथी की तरह नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है? गुणसूत्र। हमारे अंदर पाए जाने वाला गुणसूत्र की संख्या हमारे शरीर की संरचना का निर्धारण करता है। और हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, मुंह, उंगली, ये सारी चीजें बनाने का काम ये ऑटोसोम यानी समजात गुणसूत्र करता है। अगर इस 44 गुणसूत्र में जरा सा भी कोई परिवर्तन होता है, विकृति होता है, तो इसके वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएगा। 2 की जगह 3 आंख हो जाएंगे, कभी नाक में सुंड निकल आता है तो कभी पूंछ निकल आता है। तो ये सारी चीजें किसके वजह से? ये समजात गुणसूत्र के वजह से होता है। वहीं पर हमारा जो 2 गुणसूत्र बच जाते हैं, वो एक मनुष्य के लिंग का निर्धारण करते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। ठीक है, ये निर्धारण करने का काम लिंग गुणसूत्र का है। अगर इसमें 2 गुणसूत्र में कोई परिवर्तन, जैसे 2 से 3 हो जाना, 2 से 1 हो जाना, ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो वो जो मनुष्य है, लड़का और लड़की, उसके शरीर में क्या होगा? लिंग निर्धारित नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो ट्रांसजेंडर निकल सकता है, या ऐसा लड़का हो जिसमें लड़की वाले लक्षण हो, या ऐसी लड़की उत्पन्न होगी जिसमें लड़के वाले लक्षण है। ऐसे विकृति के साथ उत्पन्न होंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखो, अब किस तरीके से एक संतान का निर्माण होता है। हमने कहा मेल और फीमेल दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। मेल में 44, तो देखो लड़का और लड़की दोनों में समान है। अंतिम का जो 2 गुणसूत्र होता है वही अलग होता है। मेल का गुणसूत्र 44 प्लस XY है, मादा का 44 प्लस XX होता है। हमने कहा कि अगर किसी के अंदर 46 गुणसूत्र है तो वो युग्मक बनाएगा तो अपना आधा यानी 23 बनाएगा। तो मेल में टोटल कितने? 46 गुणसूत्र है, तो वो आधा बनाएगा। 44 का आधा 22 और XY का आधा यानी 1 में X। ठीक है, तो देखो मेल के पास 2 तरीके के युग्मक बनते। एक ऐसा युग्मक होगा जिसमें X आधों में जाएगा और आधे युग्मक में आपको Y मिलेगा। लेकिन फीमेल का जो गुणसूत्र होता है वो 44 प्लस XX होता है, तो दोनों में 22 प्लस X, अगर ये वाला X भी आता है तब भी 22 प्लस X। और जब नर और मादा मिलते हैं तो एक संतान का निर्माण होगा। अगर मेल का X फीमेल के X के साथ मिलेगा तो 44 प्लस XX हो जाएगा, जिससे एक बच्ची का, लड़की का निर्माण होगा। वहीं पर अगर मेल का 22 प्लस Y वाला युग्मक मेल फीमेल के 22 प्लस X के साथ मिलता है तो 44 प्लस XY बनेगा, यानी एक लड़के का निर्धारण होगा। तो इस तरीके से एक माँ के गर्भ में लड़का और लड़की का निर्माण होता है। तो पूरी तरीके से ये पिता पर डिपेंड करता है कि होने वाले बच्चे का लिंग लड़का है या लड़की है। अगर लड़का अपना X युग्मक देता है
तो लड़की उत्पन्न होगी, और अगर लड़का अपना वायु युग्मक देता है तो आपका लड़का उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि आखिर मेल और फीमेल का निर्माण कैसे होता है। अब आनुवांशिकी की बात करें तो मेंडल ने, हमने कहा कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माता पिता से संतान में आने वाले लक्षणों के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताया था। तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया है कि मेंडल का साइंटिफिक नेम क्या है। मेंडल का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में पाइसम सटाइवम का उपयोग किया। पौधा चुनने का कारण पौधों का छोटा लाइफ स्पैन 3 से 4 माह और मटर के पौधों में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना। अब सवाल कि आखिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को क्यों चुना। सबसे पहली चीज, मटर का जो बोल सकते हैं मटर का जीवन काल है वो बहुत छोटा होता है, ये आसानी से उग सकता है। अगला, इसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधों में आपको विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आगे, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में कई बार उत्तक संवर्धन पूछ रहा है। तो टिश्यू कल्चर क्या है, तो याद रखिए वनस्पति भागों या बीजों, हम लोग क्या करते हैं बीज लगाते हैं, उससे क्या होता है आपका नया पौधा बन जाता है। या फिर किसी पौधे के कायिक भाग, हमने आपको कायिक जनन पढ़ाया था कि अगर कोई पौधा अपने कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण करता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। अब तक में दो था, या तो बीज से बनाओ या तो कायिक भाग से बनाओ। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी पौधे की एक छोटी सी कोशिका को निकाल करके उससे एक पूरे के पूरे पूर्ण पौधे का निर्माण कर सकते हो। तो एक छोटे से पौधे से पूर्ण पौधे के निर्माण को टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों को अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। यानी मेंडल ने मटर के पौधों पर 2 आधार पर प्रयोग किया। पहला एक संकर संकरण और दूसरा द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब है कि जब माता पिता या फिर जब जनक पौधे का केवल एक लक्षण लेकर, जैसे मेरे अंदर को देखो बहुत सारे लक्षण है, आप रंग को ले लो, मान लो एक गोला, काला, लंबा, बौना, ऐसे बहुत सारे लक्षण। मटर के पौधों में उन्होंने कुल 7 लक्षण, उसकी लंबाई, उसके फली का रंग, उसके फली का आकार, उसके बीज का रंग, उसके बीज का आकार, ठीक है। इस तरीके से टोटल कितने 7 लक्षणों का खोज किया था मेंडल ने। तो अगर मेंडल ने मटर के पौधों में केवल एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अगर मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्या लिख देते हैं। पहला, एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण लिखेंगे जब मटर के पौधों में जब किसी जनक के एक लक्षण, जब किसी जनक के एक लक्षण को ध्यान में रखकर, एक लक्षण को ध्यान में रखकर, जब किसी जनक के एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, ठीक है। जब किसी जनक के एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एक संकर संकरण, ठीक है, तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी जनक के एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, इसमें लिखेंगे जब किसी जनक
जब किसी जनक के दो लक्षणों जब किसी जनक के दो लक्षणों जब किसी जनक के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। जब किसी जनक के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी जनक के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तीसरा चीज संकर संतान। तीसरा एक डेफिनेशन याद रखना है, संकर संतान। जब दो अलग अलग लक्षण वाले जब दो अलग अलग लक्षण वाले संतानों नहीं जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो इससे प्राप्त संतानों में दोनों जीवों के लक्षण या युग्मक या जीन विद्यमान होते हैं। ऐसी ही संतानों को संकर संतान कहा जाता है। ऐसी ही संतानों को संकर संतान कहा जाता है। ठीक है, यह हो गया डन। संकर संतान क्या है? तो जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो इससे प्राप्त संतानों में क्या होगा? दोनों जनकों के लक्षण विद्यमान होंगे। ऐसे ही संतान को हम संकर संतान के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां तक में आपको किसी भी तरीके का समस्या है तो आप लोग बता सकते हो। आप लोग यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का परेशानी है, समस्या है तो हमको बता सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं आगे आपके लिए क्या रखा हुआ है। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम आज की क्लास में आपको बताने वाले। हमने कहा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए प्रयोग के लिए किसे चुना था? मटर के पौधों को। ठीक है, मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम। मटर का पौधा कौन सा लिया था? मटर के भी बहुत सारे पौधे होते अलग अलग किस्म के, उन्होंने उद्यान मटर लिया था। कौन सा? उद्यान मटर, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। याद रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। मटर के पौधों का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। क्या कहलाता है? पाइसम सटाइवम कहलाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना। रीजन जानना है कि मटर ही क्यों चुना, मटर क्यों चुना। ठीक है, क्या रीजन है जिसके वजह से उन्होंने मटर चुना? सबसे पहला, मटर का पौधा वार्षिक पौधा, यानी बहुत ही आसानी से एक साल में उग जाएगा। मटर का पौधा वार्षिक पौधा है। अगला, ये पौधा द्विलिंगी होता है।
ये पौधा द्विलिंगी होता है। ये स्वपरागण की क्रिया करता है, ये स्वपरागण करता है, स्वपरागण करता है। अगला चौथा, इसमें अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग अनेक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, यहां तक में हर एक बच्चे को क्लियर है? ठीक है। इसमें कृत्रिम संकरण आसानी से हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है? कृत्रिम संकरण आसानी से हो सकता है। कृत्रिम, हाँ ठीक है, इसमें कृत्रिम संकरण भी हो सकता है। कृत्रिम संकरण हो सकता है, संकरण भी हो सकता है। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आसानी से उगाया जा सकता है। ये नहीं लिखे, ये लिख देना, इसे आसानी से उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है, इसे आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये प्रकृति में स्वपरागित होते, बट इसमें परपरागण भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर है। तो इतना आप पर रीजन लिखोगे कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना। अब जानेंगे मेंडल की सफलता का कारण, यानी मेंडल का नियम इतना फेमस कैसे हो गया। ठीक है, मेंडल की सफलता का क्या कारण है? सफलता का कारण अगला हमारा है सफलता का कारण। तो इसमें पहला है कि इन्होंने सबसे पहली अच्छी चीज की कि मटर का पौधा चुना। ठीक है, पहला रीजन कि इन्होंने मटर का पौधा चुना, इन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, मटर के पौधे को चुना। ठीक है, दूसरा, इन्होंने अनेक पीढ़ियों तक प्रयोग किया, इन्होंने मटर के एक से अधिक पीढ़ियों तक प्रयोग किया, एक से अधिक पीढ़ियों तक प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा रीजन जिसके कारण ये क्या हुए फेमस, इनका जो नियम है वो काफी चला, उसका 2 रीजन हो गया। ठीक है, अगला, इन्होंने प्रयोग द्वारा नमूनों की बड़ी संख्या प्राप्त की, इन्होंने प्रयोग द्वारा बड़ी संख्या में नमूने प्राप्त किए, बड़ी संख्या में नमूने प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त किए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन्होंने गणितीय तर्कों का प्रयोग किया, इन्होंने अपने नियम को गणितीय तर्कों द्वारा, इन्होंने अपने नियम को गणितीय तर्कों द्वारा प्रस्तुत किया। अगला, इन्होंने हर एक चीज का डेटा बना के रखा, और सबसे मेन चीज क्या है कि इन्होंने हर एक चीज का डेटा बना के रखा। पांचवा, इन्होंने हर एक छोटी से बड़ी चीज का डेटा तैयार किया, छोटी से बड़ी चीज का डेटा तैयार किया, डेटा तैयार किया। ये आपको याद रखना है,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने हर एक छोटी से बड़ी चीज का क्या किया, डेटा तैयार करके रखा। इस वजह से इनका नियम क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। मेंडल की सफलता के कारण यही है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ मेंडल ने अपना प्रयोग करके कितने नियम, मेंडल ने प्रयोग द्वारा 3 नियम दिया। मेंडल ने प्रयोग द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए, याद रखना 3। मेंडल ने प्रयोग द्वारा 3 नियम। पहले नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम कहलाता है युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। अब जाकर ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब इन तीनों नियम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मेंडल की कुछ शब्दावली भी, यानी अगर मेंडल का नियम पढ़ना है तो कुछ शब्दावली है जो आपको आना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेंडल के नियम की शब्दावली और मेंडल के नियम, इन दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बट हाँ, अभी याद रखना कि मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था, मटर का पौधा। मटर के पौधों में उन्होंने कुल कितने लक्षणों के अध्ययन किया, 7 अध्ययन, 7 लक्षण। कितने लक्षण, 7 लक्षण। वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, एक एक करके लिख देते हैं। पहला, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। दूसरा, बीज का आकार और बीज का रंग, बीज का आकार। तीसरा, बीज का रंग। अगला, चौथा, फली का आकार और फली का रंग, फली का आकार। पांचवा, फली का रंग। छठा, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और 7वां, पुष्प की स्थिति, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 7। ये 7 लक्षणों पर उन्होंने बारी बारी अध्ययन किया। अगर एक एक लक्षण को लेकर अध्ययन करते तो उसे एक संकर संकरण कहेंगे। अगर 2-2 लक्षण को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहेंगे, ठीक है। एक चार्ट छोटा सा जो आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पे लक्षण लेंगे और एक तरफ प्रभाविता और अप्रभाविता, पहले समझ लो, उसके बाद इनको हम इस चार्ट को बनाएंगे। प्रभाविता और अगला है अप्रभाविता, ठीक है। लक्षण क्या है, ठीक है। पौधों का जो गुण होता है हम उसे लक्षण कहेंगे। पौधे के जिस बाह्य गुण को देखकर, यानी पौधों की लंबाई, उसका फूल का रंग, फूल का आकार, वो उसकी क्या है, बाह्य लक्षण, बाह्य गुण है। तो पौधों के बाह्य गुण, किसी भी जनक के बाह्य गुण को क्या कहा जाता है, लक्षण कहा जाता है। अब ये 2 होते हैं, लक्षण 2 होंगे, एक प्रभावित लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। देखो, प्रभावी लक्षण का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है हम उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगा या छिपा रह जाएगा हम उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो ये चार्ट और ये सारे के सारे डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे कि इस चैप्टर से कितनी शब्दावली है, जिसे मेंडल की शब्दावली कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं जो आपको याद रखना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले। तो ये रहा इस वीडियो का पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां पर ये पूरा चार्ट भी बनाने वाले हैं और आपको मेंडल के नियम भी समझाने वाले और मेंडल की शब्दावली भी बताने वाले। तो आज के इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर इसी तरीके से दमदार तरीके से आप लोगों का क्लास चलेगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट वर्ल्ड क्लासेस से जुड़े रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, उन सभी को बता दो क्लास 10th की तैयारी हमारे चैनल पे चल रहा है। प्लीज वो लोग जरूर हमारे चैनल पर आकर के क्लास 10th की तैयारी करें। आपका भाई, दोस्त, मित्र जो भी क्लास 10th में हो उस तक मेरे वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।